Hello everyone. In today's class, we are going to talk about one more term like we did earlier. Previous lecture में हमने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल देखी थी, जीरो आती है. ओवर द हाफ साइकिल देखी थी, वो 2/पाई इनटू पीक वैल्यू आती है. शुड आई राइट? We saw that average value of AC over the complete cycle is 0. For half cycle, the mean value or the average value is 2/pi times of peak value. I hope you understand what is peak value. Waves and oscillation last year हमने किया था +1 में. तो कोई भी साइनोसॉइडल वेव जो होती है उसकी ये हाईएस्ट वैल्यू को हम पीक वैल्यू बोलते हैं. ठीक है. और इसकी एवरेज लेने का मतलब है इन सभी को ऐड करके मीन निकाल रहा हूं. अब ये साइकिल होता है पॉजिटिव, ये साइकिल होता है नेगेटिव. ऑफ कोर्स अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए, इसको एक पूरा साइकिल बोला जाता है जिसको पूरा होने में टी टाइम लगता है, टाइम पीरियड के बराबर. ठीक है. द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल. तो जितनी तुम्हारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यूज हैं. अगर उनका मीन निकालने के लिए पहले सम ऑफ टर्म्स करोगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? जीरो. तो इसीलिए ओवर द कंप्लीट साइकिल क्या आता है आंसर. बट अगर तुम्हें सिर्फ ओवर द हाफ साइकिल काम करना हो तो या तो तुम्हारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं या सारी वैल्यूज. उस केस में जो इस पूरे साइकिल, इस आधे साइकिल की जो रिजल्ट आएगा शेडेड पार्ट का मीन वैल्यू, वो इसकी पीक वैल्यू का 2/पाई टाइम्स होगा. एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है. ठीक है. 2/पाई को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 0.637 बनता है, आप करके देख सकते हैं, या 63.7% ऑफ I0. यानी कि एक हाफ साइकिल में जो आपको ओवरऑल रिजल्ट मिलता है वो हाईएस्ट वैल्यू का 63.7% ही मिलता है. ठीक है. दिस इज जस्ट एन एनालिसिस. पर फिजिक्स एनालिसिस से थोड़ी चलेगी. फिजिक्स तो नेचुरल है. अब पंखे को चलने के लिए तो पूरा साइकिल ही मिलेगा, आधा तो नहीं मिलेगा. एसी इज फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली इन द वायर्स. तो पंखा, एसी, ट्यूबलाइट्स, ये तो पूरा साइकिल यूज कर रहे हैं. तो फुल साइकिल में जो इनको एक्चुअली यूज करने के लिए करंट मिल रहा है या इनको जो वैल्यू अफेक्ट कर रही है वो कितनी है, उसको निकालना है. अब निकालने का एक तरीका है. कैसे? फिर से मैं एवरेज लेने जाऊंगा ओवर द कंप्लीट साइकिल तो अगेन रिजल्ट क्या आएंगे? जीरो. कैसे निकालूंगा? व्हाट इज द लैकिंग हियर? द लैकिंग ऑफ मैथमेटिक्स. नहीं कर पाएंगे. पर एक ट्रिक याद आ रही है +1 की, रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन, जो भी तुम बोलना चाहो. एक बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट जब घूमती थी तो उसके कुछ पार्टिकल इधर पड़े होते थे, कुछ पार्टिकल इधर पड़े होते थे. शक्तिमान है ना. आधा स्केलेटन सिस्टम इधर है, आधा इधर है, अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है. ठीक है. तो अगर एक साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ऑफ कोर्स दूसरी साइड कौन सा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो अगर इधर के रेडियस प्लस में है और इधर के रेडियस माइनस में है, अल्टीमेटली उनका सम भी क्या बनेगा? जीरो. अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है चारों तरफ, इतना ही बॉडी इधर है उतना ही उधर है. तो क्या करते थे वहां पे? कुछ याद आ रहा है +1 से? वो तो अल्टीमेटली निकालना होता था. अच्छा, प्रॉब्लम किन टर्म्स को लेके? नेगेटिव टर्म्स को लेके. यस, दैट्स द सॉल्यूशन. उसने अभी एक वर्ड बोला है, दैट्स द ट्रिक टू अप्लाई ऑन सच सिचुएशंस. सबसे पहले उसका क्या करेंगे? सारी वैल्यूज का, उससे पॉजिटिव वाली तो पॉजिटिव ही रहेंगी, नेगेटिव वाली क्या बन जाएंगी, फिर क्या निकाल देंगे. पर क्योंकि शुरू में तुमने स्क्वायर कर दिया था, अब उसको अंडू करने के लिए, उसको इफेक्ट को खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसका इस वे से निकालेंगे तो आंसर आएगा कोई ना कोई. लेट्स डू इट. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, किसका करें पहले? अल्टरनेटिंग करंट का करें कि ईएमएफ का करें? दोनों की डेरिवेशन है. वैसे मैं ऐसा करता हूं, ईएमएफ की करवा देता हूं, करंट की
तुम या तो कल वाले लेक्चर में देख सकते हो या अपने आप भी ट्राई कर सकते हो। आई विल गिव यू द लिंक। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सबसे पहले डेफिनेशन आएगी इसकी, लिखो द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ is equivalent to that value of steady EMF। steady मतलब steady क्या होता है? constant, एक साथ, है ना? steady EMF that produces same amount of heat, that produces same amount of heat in a given resistor as it is produced by given alternating EMF in same resistor in same time। थोड़ी सी ट्रिकी है डेफिनेशन, समझते हैं? किसी दिए गए अल्टरनेटिंग ईएमएफ की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब उतनी वैल्यू ऑफ डीसी से होता है जो कि सेम हीट पैदा करेगी इसके अंदर, गिवन रेजिस्टर के अंदर, जितनी की इसने करनी थी सेम रेजिस्टर के अंदर उतने ही टाइम में। यानी कि तुम यहां पे काम तो किससे करोगे? डीसी से, स्टेडी से। अल्टीमेटली उसको कंपेयर किसके साथ कर दोगे? डीसी के साथ। क्योंकि जो जाउल्स हीटिंग लॉ है, जाउल्स हीटिंग लॉ में जो तुम आई स्क्वायर यूज करते हो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, राइट? किसी भी रेजिस्टर को जब करंट देते हैं तो वो हीट पैदा करता है। थिंक ऑफ ए रूम हीटर। रूम हीटर का जब स्विच ऑन करते हैं तो हीट पैदा करता है, किस लॉ के अकॉर्डिंग करता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग, ठीक है? उसको जो करंट मिलता है वो कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग, ठीक है? और वो कौन सा अल्टरनेटिंग करंट होता है? वो रूट मीन स्क्वायर वाला अल्टरनेटिंग करंट होता है। जो पोटेंशियल मिल रहा है इन ट्यूबलाइट्स को, इन एयर कंडीशनर्स को, वो कौन सा ईएमएफ मिल रहा है? वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिल रहा है। अगर इसकी बजाय डीसी मिलता तो भी ये उतना ही काम करते। तो इसको डायरेक्टली ना कैलकुलेट करके इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हीट पैदा की जाएगी, अच्छा इसका सिर्फ नाम एक ही नहीं है, इसके तीन नाम है। सिंपल सेम चीज एक, 3 नेम्स। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोल देते हैं इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोल देते हैं। इफेक्टिव वैल्यू का सिंबल जो है, क्योंकि ईएमएफ पढ़ा रहा हूं तो ई उसके सबस्क्रिप्ट में ई डबल एफ स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव, या एक और नाम है इसका क्या? वर्चुअल ईएमएफ। इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? रूट मीन स्क्वायर का सिंबल क्या है? ERMS। ज्यादा फेमस नाम कौन से हैं? एक तो इफेक्टिव वाला, एक RMS वाला। वर्चुअल तो बहुत कम यूज होता है नाम, चीज एक ही है, नाम 3 है, सिंबल 3 अलग अलग है, ठीक है? ध्यान रखना। तो मैं यहां पे इफेक्टिव का ही, अच्छा जाउल्स हीटिंग लॉ के कितने फॉर्मूलाज होते हैं? आई स्क्वायर आर टी होता है अगर करंट गिवन हो, अगर करंट ना गिवन हो, पोटेंशियल गिवन हो तो क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर टी। अब वी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? ई। तो आई शुड राइट ई इफेक्टिव स्क्वायर बाय रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना लिया? आर, और कितने टाइम के लिए फ्लो करवाया करंट? टी टाइम के लिए, यानी कि ओवर द कंप्लीट साइकिल करवाया तो कैपिटल टी। तो ये बाय डेफिनेशन हमने इक्वेशन 1 बना के ऐसी। अब चलते हैं डेरिवेशन में।
कंसिडर एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या इक्वेशन होती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 2, इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ को अप्लाई कर दो, फीड कर दो, किसको? रेजिस्टर को। कितने टाइम के लिए? dt टाइम के लिए। क्या होने वाला है? जब किसी रेजिस्टर को ये ईएमएफ फीड करेंगे तो क्या होगा? फीड करने का मतलब खिलाना, देना। जब फीड करेंगे उसको, रेजिस्टर को, ये ईएमएफ, तो क्या होगा? हीट पैदा होगी। क्या पैदा होगी? कितने टाइम के लिए अटैच किया है? थोड़े से टाइम के लिए, तो हीट भी थोड़ी सी पैदा होगी। बाय जाउल्स हीटिंग लॉ कितनी होगी? dH इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी, या ई स्क्वायर आर डी टी। ई की वैल्यू भर देंगे इक्वेशन 2 से, तो क्या बन जाएगा? ई नॉट स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, नॉर्मल मैथमेटिक्स। ठीक है। अब ये थोड़े से टाइम में थोड़ी सी जो हीट पैदा हुई है उसका हिसाब किताब किया है। पूरे साइकिल में ये हीट कितनी पैदा होगी? टोटल हीट ओवर कंप्लीट साइकिल क्या करना पड़ेगा? थोड़े से टाइम में पता है हीट, वो टाइम के टुकड़े, मैं सपोज 1-1 सेकंड के बना रहा हूं, ये 1.5 सेकंड के बनाएगा, वो 2-2 सेकंड के बनाएगा, तो क्या वो इंटरवल्स की काउंटिंग फिक्स है? नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या सिंपल ऐड करेंगे या इंटीग्रेशन वाला ऐड करेंगे? इंटीग्रेशन। मतलब H टोटल मिलेगी जब DH की इंटीग्रेशन करूंगा, DH ऊपर पड़ा है, वहां से डाल दो यहां, ई स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और टाइम कहां से कहां लेना है? क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है यहाँ पे, डी टी। देख लो, पूरे साइकिल के लिए करना है तो लिमिट्स आ गई 0 टू टी। ये मत लिखना, मत भूल जाना यहाँ पे टी। ये टी जो है ये इंटीग्रेशन के साथ मैं बाकी रेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे टी है। ओके, अब इंटीग्रेशन आ गई। मुश्किल है? नहीं, आसान है। दो तरह के स्टूडेंट हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों के लिए फ्रेंडली मेथड बना देंगे। H इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बचेगा। अब डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिखवाता हूं मैं, प्रूव भी करवाऊंगा। फ्रॉम कैलकुलस 0 टू टी अगर जाओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी सॉल्व करो डी टी, तो ये रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा t/2। मैथ वाले तो कर ही लेंगे यार, बायो वालों को करना पड़ेगा। ठीक है बहुत आसान। साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, तो उसको अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो उसका आंसर t/2 बनेगा। एक बार इसको करने के बाद मैं साइड पे करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज जिन मैथ वालों ने कर लिया है उनको आ जाएगा, जिन्होंने नहीं किया उनको करने की जरूरत ही नहीं है। मजाक कर रहा है। सो इट इज t/2। इस वैल्यू को वापस वहीं पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर बाय आर इंटू t/2। हीट के कितने फॉर्मूलाज हो गए? एक तो बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला था, एक बाय प्रोसेस ये फॉर्मूला आ गया, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट 1 एंड 3। जब 1 और 3 को इक्वेट करूंगा तो E, अच्छा एक चीज मैं मिस कर गया ना, यहाँ पे E नॉट था अंदर,
जब वैल्यू पुट की थी। तो इंटीग्रेशन वाले स्टेप में ई के साथ नॉट लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। ई नॉट स्क्वायर बाय आर, इधर लिखना था बाय डेफिनेशन वाला, ई आर एम एस स्क्वायर बाय आर इंटू टी इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाय आर इंटू टी बाय 2। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर कैंसिल हो रहा है, टी कैंसिल हो रहा है, इसका स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनेगा, तो ई नॉट तो ऑलरेडी स्क्वायर है, वो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, सिर्फ नीचे वाला बचेगा। अल्टीमेटली आई वुड हैव ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाय अंडर रूट। एग्री? करके देखो, 1 बाय अंडर रूट 2 को सॉल्व करो तो आता है 0.707, माने अंडर रूट 2 की वैल्यू भर के देखो 1.414, 1 बाय 1.1414 को सॉल्व करोगे तो वो बनेगा 0.707 ऑफ ई नॉट। दूसरा ये भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो फैक्टर चाहिए होगा उस फैक्टर को यूज करके सॉल्व कर लेना। हो सकता है कहीं किसी सिचुएशन में अंडर रूट 2 से जल्दी आंसर आए, हो सकता है किसी सिचुएशन में 0.707 से आंसर आए। क्या पता चलता है यहां से कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू का 70.7%, 70.7% ओवर द कंप्लीट साइकिल। इतनी इफेक्टिवनेस से काम करते हैं डिवाइसेस। ओके, अगर यही एक्सप्रेशन अल्टरनेटिंग करंट्स के लिए होता तो कहां कहां चेंज आते, कहां कहां आते चेंज। एक चेंज तो यहां पे आता, ई इफेक्टिव स्क्वायर बाय आर इंटू टी की बजाय क्या फॉर्मूला लिखना है तुम मत लिखना, ये बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं, नोट्स जो भेजूंगा तुम्हें उसमें लिखा हुआ है, वहां से कर सकते हो तुम। तो ये बनता H इज इक्वल टू आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी। यहां तुम E की बजाय I की इक्वेशन यूज करते, क्या करते, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां सब कुछ बदलता जाता, अल्टीमेटली दोनों को इक्वेट कर दे तो तुम्हारा आंसर आता आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय। कोई मुश्किल, सेम इंटीग्रेशन होगी, सेम सब कुछ होगा, कोई फर्क नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? रूट मीन स्क्वायर क्या होता है वो पता चल गया, कैसे निकालते हैं वो पता चल गया, रिलेशन लास्ट वाला याद हो जाएगा। ठीक है, एक तो इंटीग्रेशन बता दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे चलें। ठीक है, बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन। तो वो जो t/2 इंटीग्रेशन आई थी, अगर किसी को देखना है उसका रिजल्ट तो इस तरह से था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t था। नोट करना चाहो तो साइड पे कर लेना, एग्जाम में ना याद आए तो सॉल्व करना, वरना एग्जाम में सीधा लिखना, फुल क्रेडिट मिलेगा इसका, कोई नंबर नहीं कटेंगे इसके। ये होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 फ्रॉम 0 टू t dt। ठीक है, 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाय 2 सेपरेट करूंगा अगर तो 1/2 पहली टर्म से बाहर है, या एक काम करते हैं, लेट्स 2 नीचे से बाहर निकाल लिया, dt अंदर लेके जाऊंगा, dt की इंटीग्रेशन होती है t माइनस कॉस 2 ओमेगा t की क्या होती है, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू, पहले अपर लिमिट पुट होगी, माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट होगी, t की जगह पे 0, इधर ये सारा फैक्टर तो 0 ही हो जाएगा, यू कैन से साइन 0 बाय 2 ओमेगा। जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर होता है। एग्री? ओमेगा इंटू टी की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, तो यहां ओमेगा इंटू टी की प्रोडक्ट किसके बराबर हो गई, साइन 4 पाई बन गया,
साइन फॉर ऑल द मल्टीपल्स वेदर इवन और ऑड, सबके लिए क्या होता है, तो ये टर्म खत्म, ये टर्म तो ऑलरेडी खत्म है, अल्टीमेटली क्या बचा और बाहर कितना पड़ा है, तो हमने क्या लिखा था टी बाय, इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, जिन्होंने कर ली है या नहीं की है या जो करना चाहते हैं, नहीं समझ में आएगी तो दोबारा पूछ लो। चलो न्यूमेरिकल्स वर्कशीट्स निकाल लो फटाफट से, सिंपल एक्सप्रेशन है लिख लें। ई का क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो मीन या एवरेज वैल्यू होती है वो होती है या तो 2/पाई ई नॉट या होती है ओवर द हाफ साइकिल 0.637 आई नॉट। ये ध्यान रखना, मीन वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल है, बी वेरी केयरफुल, ओवर द कंप्लीट साइकिल तो जीरो ही होती है, ये ध्यान रखें। आगे आ जाते हैं आरएमएस या फिर वर्चुअल या फिर इफेक्टिव। इन तीनों की बात करें तो एक्सप्रेशन होते हैं ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2 या फिर 0.707 इंटू ई नॉट। करंट का होता है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 या फिर 0.707 इंटू आई नॉट। बस यही पढ़ा और तो कुछ नहीं। फर्स्ट न्यूमेरिकल सारे ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं थोड़े डिफरेंट करवा देता हूं उसमें। पहला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। किसी घर में जो सप्लाई जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पे लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। किसी को ये इक्वेशन रीड करनी आती है? व्हाट इज ई? What is E? Instantaneous EMF. What is E naught? Peak value of peak value of EMF. And ये जो E वैल्यू थी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किस मोमेंट पे थी? T मोमेंट पे थी। मोमेंट मतलब टाइम। +1 की ये इक्वेशन तो याद होगी ना तुम्हें, ये ऑसिलेशन में पड़ी थी। What is Y? Displacement at any time T, जिसको इन टर्म्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है। व्हाट वाज ए? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द सेम वे व्हाट इज ई नॉट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो +1 में छुपा है बेसिक इसका, जैसे वहां पे इक्वेशंस बनाते थे। तो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ये 220 वोल्ट, ये हमारी इफेक्टिव वैल्यू होती है। कौन सी? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? ई इफेक्टिव 220 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 50 हर्ट्ज। हमें लिखनी है इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के लिए एक तो ई नॉट की वैल्यू चाहिए, एक चाहिए ओमेगा की वैल्यू। ई नॉट कहां से निकालेंगे? हमें पता है कि जो ई इफेक्टिव होती है वो ई नॉट बाय रूट 2 होती है, लिखा पड़ा है वहां पे। इधर लाके रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 220 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू ई नॉट, ये बनेगा 311 वोल्ट। चेक करके देखिए। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2πf के। +1 से भी याद होगा, अब भी करवा दिया था फर्स्ट लेक्चर में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी इज 2π लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब f कितनी दे रखी है? 50, ये बन गया 100π या फिर 314, क्योंकि पाई 3.14 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन पर सेकंड। इक्वेशन बन गई। क्या होती है इक्वेशन? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वैल्यूज भर दो। E इज इक्वल टू 311 साइन 314 टी।
ये काम तो हमने +1 में भी किया, वहाँ पे भी ऐसे एम्पलीट्यूड निकाल के और ओमेगा निकाल के ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन बनानी होती है। वी हैव डन दिस ऑलरेडी। उल्टा भी आ सकता है इसका, न्यूमेरिकल इक्वेशन दे रखी हो और चीजें पूछी उसमें से। फॉर एग्जांपल इन न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल 3 इज जस्ट द अपोजिट ऑफ दिस। पढ़ो स्टेटमेंट। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दे रखा है, इसके ईएमएफ का सिंबल थोड़ा अलग मिलेगा। अब अपने से बनता नहीं है ये, तो मैंने सिंपल ही रख दिया। मेरे ख्याल से बिल्कुल इसका ही उल्टा है थोड़ा सा, बस इसमें 311 वहां पे 300 है, साइन 314t है। तो वहां पे ये इक्वेशन गिवन है और पूछा क्या है, आरएमएस वैल्यू। एक्चुअली यहां से डायरेक्टली तुम्हें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, ई नॉट को √2 से डिवाइड करके कौन सी आ जाएगी, सिंपल हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की ना यहाँ पे फिगर नहीं बनी हुई, वो बना लो और वो मैं समझा दूंगी, मिस होगी स्कैन करते हुए। दिस इज डन बाय एवरीवन। सेकंड क्वेश्चन में हमें आरएमएस वैल्यू निकालने को कहा है किसी अल्टरनेटिंग करंट की, जो कि फिगर में दिखाया जाना था। वो फिगर कुछ इस तरह से, एक जैसे बनाना, मतलब ये विड्थ भी और ये हाइट भी। तो यहाँ पे करंट +2 एम्पियर है, दिस इज ओरिजिन, इधर को टाइम है, और ये जो लेवल है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू -2। क्या निकालने को कहा गया है, क्या निकालने को कहा गया है, आरएमएस। कैसे निकालना, ओके, √2 से डिवाइड करो। यहां पे पीक वैल्यू तो ऑलरेडी कंसिस्टेंट है, ये कौन सी साइनोसॉइडल वेव है, दिस इज अ पल्सेटिंग डीसी है, तो ये डीसी पर पल्सेटिंग है। यहां पे बाय डेफिनेशन लगेगी, कैसे, इस इंटरवल के लिए करंट कितना है, +2 एम्पियर, इस इंटरवल के लिए करंट कितना है, फिर अगेन इस इंटरवल के लिए करंट कितना है, अगेन 2 एम्पियर। तो तीनों का स्क्वायर करोगे, फिर तीनों का स्क्वायर का क्या निकालोगे, मीन, और फिर लास्ट पे क्या करोगे। सो द आरएमएस वैल्यू बाय डेफिनेशन इज √2 स्क्वायर -2 स्क्वायर और अगेन +2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आंसर सॉल्व करो कितना बनता है। थोड़ा डिफरेंट था, एक ही बार पूछा गया सीबीएसई को, बट क्वेश्चंस लाइक दैट आर ऑलवेज फेवरेबल। इट इज अगेन 2 एम्पियर, पल्सेटिंग है, ठीक है। श्योर। देन एक 6th क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। v इज इक्वल टू 140 साइन 314t दे रखा है, तो v नॉट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 140 वोल्ट। अरे e और v में कोई फर्क नहीं है, कहीं उलझते रहो इसी से कि कहीं पे e आ गया कहीं पे v आ गया, दोनों का मतलब पोटेंशियल ही है, डोंट वरी। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 50 ओम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, और ओमेगा कितना दे रखा है, 314, है ना। कंपेयर करेंगे, समझ में आ रहा है कैसे निकाली ये वैल्यूज में। गिवन इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी से, तो v नॉट आ गया 140 और ओमेगा आ गया 314, 314। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू या एफ के, तो 314 को जरा 2 इंटू पाई, पाई का मतलब 3.14, डेसिमल हटाएंगे तो सब कुछ सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा,
50 हर्ट्ज। 100/2 आएगा ना डेसिमल हटा के, 314 से 314 गया, 100/2 कितना बचा 50 हर्ट्ज। और आरएमएस वैल्यू, आरएमएस करंट थ्रू द रेजिस्टर, हमें पता है कि जो आरएमएस करंट होता है वो पीक करंट बाय √2 होता है। अब तुम कहोगे कि पीक करंट तो है नहीं, लेकिन पीक ईएमएफ तो है या पीक पोटेंशियल तो है, बाय आर की भी वैल्यू है, इसको √2 कर दो। 140/50 इंटू √2, इसको सॉल्व करोगे तो 1.98 एम्पियर बचा। वैल्यूज भरनी है। 140 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना था 50 इंटू इसकी वैल्यू भर दो 1.414 भर दो, या जो भी तुम भरना चाहो, उसको सॉल्व करके 1.98 एम्पियर। बहुत ही सिंपल पार्ट था। यहां से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जितना पोर्शन मैंने पढ़ा दिया इस चैप्टर डेफिनेटली आता है। राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।